तो डाल्टन के अनुसार किसी गैस के मिश्रण का कुल दाब अलग अलग गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। जैसे मान लो कि कोई पात्र है, इसके अंदर कई गैसें भरी हुई है, जिन्हें अपने पहली गैस है, मान लो ये, कोई दूसरी गैस है, कोई तीसरी गैस है, कोई चौथी गैस है। तो गैस का कुल दाब मान लो कि प्रथम गैस का दाब है, प्रथम गैस का दाब है, मान लो वो क्या है, मान लो P1 है। और द्वितीय गैस का दाब है, द्वितीय गैस का दाब है, वो क्या है, P2 है। और तृतीय गैस का आंशिक दाब है, ये आंशिक दाब है, तृतीय गैस का आंशिक दाब है, वो है P3। और चतुर्थ गैस का आंशिक दाब है, वो है P4। तो गैस का कुल दाब होगा, यानी कि P कुल होगा, वो क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। यानी कि जितनी भी और भी गैसें होती तो उनके आंशिक दाब का जोड़ हो जाता। यानी कि किसी मिश्रण में उपस्थित गैसों का कुल दाब अलग अलग गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। यह डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कहलाता है। कि मान लो कि प्रथम गैस के अणु का द्रव्यमान M1 है, मान लो कि प्रथम गैस के अणु है, उनका द्रव्यमान M1 है, द्वितीय गैस के अणु है, उनका द्रव्यमान M2 है, तृतीय गैस के अणु है, उनका द्रव्यमान M3 है। इसी प्रकार चतुर्थ गैस के अणु का द्रव्यमान M4 है। प्रथम गैस का द्रव्यमान M1, द्वितीय गैस का द्रव्यमान M2, तृतीय गैस का द्रव्यमान M3 और चतुर्थ गैस का द्रव्यमान M4 है। प्रथम गैस के अणु का वेग है, मान लो V1, द्वितीय गैस के अणु का वेग क्या है, V2, तृतीय गैस के अणु का वेग क्या है, V3, चतुर्थ गैस के अणु का वेग क्या है, V4। तो इनकी गतिज ऊर्जा क्या होगी कि काइनेटिक एनर्जी अपने कह दें प्रथम गैस के लिए क्या हो जाएगी, 1/2 m1v1 की स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी अपने द्वितीय गैस के लिए निकालें तो क्या हो जाएगी, 1/2 m2v2 की स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी है वो तृतीय गैस के लिए निकालें तो क्या हो जाएगी, 1/2 m3v3 की स्क्वायर। इसी प्रकार काइनेटिक एनर्जी है वो 4 बराबर क्या हो जाएगी, 1/2 m4v4 की स्क्वायर। टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, तो इस प्रकार से अपने काइनेटिक एनर्जी ज्ञात कर ली। गैस के कुल अणु की संख्या, मान लो गैस में कुल अणु, पहली गैस के अणु की संख्या N1 है, द्वितीय गैस के अणु की संख्या N2 है, तृतीय गैस के अणु की संख्या N3 है, चतुर्थ गैस के अणु की संख्या N4 है। तो गैस के कुल अणु N कुल क्या होगा, सभी गैस के अणु का क्या होगा, योग होगा, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। तो ये तो गैस के एक अणु की गतिज ऊर्जा आई है। तो गैस के सभी अणु की गतिज ऊर्जा, प्रथम गैस के सभी अणु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो प्रथम गैस के सभी अणु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो किससे गुणा करना पड़ेगा इसको, इसमें N1 अणु है तो क्या आ जाएगा, N1v1 की स्क्वायर। और द्वितीय गैस के सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, N2v2 की स्क्वायर। और तृतीय गैस के सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, N3v3 की स्क्वायर। और चतुर्थ गैस के सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, N4v4 की स्क्वायर। तो पहले जो थी गतिज ऊर्जा वो तो एक अणु की थी, और अब क्या हो गई, गैस के सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा हो गई। प्रथम गैस के सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी 1 कह दिया, द्वितीय गैस के सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी 2 कह दिया, तृतीय गैस के सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी 3 कह दिया, और चतुर्थ गैस के सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी 4 कह दिया।
हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा होती है वो केवल ताप पर निर्भर करती है, यानी कि अपने ऐसे कह सकते हैं ना कि ये भी किसके पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। ये भी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर, क्योंकि गतिज ऊर्जा होती है वो केवल और केवल ताप पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा होती है वो किस पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। यानी कि आदर्श गैस में केवल और केवल गतिज ऊर्जा होती है वो ताप पर डिपेंड करती है। केटीजी के अनुसार, केटीजी की मुख्य समीकरण क्या होती है, केटीजी के अनुसार किसी गैस को किसी पात्र में भरा हुआ है तो पात्र की दीवारों पर एक दाब लगता है, उसका अपने सूत्र निकाला ताकि 1/3 रो VRMS की स्क्वायर। अब P बराबर 1/3 रो को क्या लिख सकते हैं, गैस का कुल द्रव्यमान अपॉन गैस का कुल आयतन। रो क्या है, घनत्व है, घनत्व को अपने द्रव्यमान अपॉन आयतन लिख सकते हैं, तो VRMS की स्क्वायर। अब क्या कर दें, V को इधर ले जाएं तो PV बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 M VRMS की स्क्वायर। M क्या है, गैस का कुल द्रव्यमान, और गैस एक अणु का द्रव्यमान को M से लिखें और गैस में कुल अणुओं की संख्या N हो तो M बराबर क्या हो जाएगा, Mn। तो M की जगह क्या लिख सकते हैं अपने, Mn। तो PV बराबर क्या होता है, 1/3 Mn VRMS की स्क्वायर। तो 1/2 MnV की स्क्वायर, तो 1/2 है यहाँ पर, इसको 1/2 में बदलो। तो आप ऐसा करो कि समीकरण के दोनों ओर 1/2 से गुणा करने पर, कि समीकरण में 2 का भाग देने पर, एक ही बात है ये, या तो ऐसे कह दो कि 1/2 से गुणा करने पर, या कह दो कि 2 का भाग देने पर। तो अब देखो 2 का भाग दे दिया तो क्या जाएगा, PV बराबर 1/3 MnV RMS की स्क्वायर। 2 का भाग दे दिया, या अपने ऐसे कहते हैं 1/2 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1/2। तो 3 को इधर ले जाओ तो 3/2 PV बराबर क्या आ गया, 1/2 MnV RMS की स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 1/2 MnV RMS की स्क्वायर बराबर क्या है, 3/2 PV। अब मैं ऐसे लिख दूँ इसको, 1/2 MnV RMS की स्क्वायर बराबर क्या है, 3/2 PV। ठीक से। अब देखो यहाँ पर आयतन तो एक ही पात्र में भरी हुई है तो आयतन निश्चित है सभी का। पहली गैस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहली गैस का आंशिक दाब P1 है, दूसरी गैस है तो आंशिक दाब P2 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर है, 3/2 P1V, और ये किसके बराबर होगा, 3/2 P2V, क्योंकि 1/2 MnV की स्क्वायर है, 1/2 MnV की स्क्वायर है, वो किसके बराबर है, 3/2 PV। तो दूसरी गैस है तो P2 आ जाएगा, तीसरी गैस है तो P3 आ जाएगा, और चौथी गैस है तो P4 आ जाएगा, 3/2 P4V। अब टोटल क्या हो जाएगा, अब देखो पहली गैस का ये था, दूसरी गैस का ये था, वो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कुल काइनेटिक एनर्जी, कुल गतिज ऊर्जा। कुल गतिज ऊर्जा को कैसे ज्ञात करें, सभी गतिज ऊर्जाओं को का जोड़ कर दो। तो देखो कुल काइनेटिक एनर्जी निकालना हो तो सभी काइनेटिक एनर्जियों का क्या कर दो, जोड़ कर दो। और पहली काइनेटिक एनर्जी क्या है, पहली काइनेटिक एनर्जी ये है, इसका मान क्या है, 3/2 P1V, तो इसका मान तो है 3/2 P1V। और दूसरी काइनेटिक एनर्जी ये है, इसका मान ये है 3/2 P2V, 3/2 P3V, 3/2 P4V। तो इस प्रकार से टोटल काइनेटिक एनर्जी ये लिख दिया है अपने। और कुल काइनेटिक एनर्जी ये है, कुल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, 3/2 PV। तो कुल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, 3/2 PV। V को कॉमन ले लो और 3/2 को कॉमन ले लो, यानी कि 3/2
वी को कॉमन ले लिया तो यहाँ पर तो पी एक ही बात है इसको, तो ये 3/2 वी को कॉमन ले लिया तो क्या बनता है यहाँ पर P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 और 3/2 वी से इधर भी है इधर भी है, इसको क्या कर दो काट दो तो P बराबर क्या आ गया P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, यानी कि कुल दाब है गैस के अणु द्वारा लगाया गया कुल दाब अलग अलग गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर आता है। यही डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है। यहाँ तो 4 ही गैसें थी, 5 होती तो प्लस P5 आ जाता, n होती तो Pn, सभी का जोड़ना है, जितनी भी है ना उन सभी को जोड़ दो। तो ये तो था डाल्टन का आंशिक दाब का नियम।